नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आज हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये श्रृंखला अच्छा लगे तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस श्रृंखला में हम सारी प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ेंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखें, कोई पॉइंट छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं यह हिमालयी नदियों से पुराना तंत्र है। यह नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उतला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट जो है, भारत का नक्शा ऐसे है। ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। क्यों इस पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं, कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं और कुछ नदियाँ वहीं अरब सागर में गिर जाती हैं। और यह पश्चिमी घाट इन दोनों प्रकार के नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करता है। जैसे नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, जिसमें कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी आदि ये सब नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं और इनका मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनता है, जबकि तापी और नर्मदा नदी का मुहाना अरब सागर में बनता है। प्रायद्वीपीय उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, केन व सोन नदियाँ, जो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियाँ जो प्रायद्वीपीय नदियाँ थीं, यह गंगा जल तंत्र के गंगा नदी में जाकर मिल जाती थी। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता ये भी है कि यह सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ सुनिश्चित मार्ग पर चलती है और यह विसर्प नहीं बनाती हैं तथा यह बारहमासी नहीं होती हैं। यह वर्षा आधारित नदियाँ होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे खास बात यही है कि यह वर्ष भर नहीं बहती हैं, यह वर्षा आधारित नदियाँ होती हैं। कभी इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है वर्षा के दिनों में और बाकी दिनों में इन नदियों में पानी कम हो जाती हैं। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी, जबकि नर्मदा नदी और तापी नदी जो अरब सागर में गिरती हैं, ये इसका अपवाद है। अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के उद्विकास के बारे में जानेंगे कि आखिर प्रायद्वीपीय नदियों का विकास कैसे हुआ। तो अति प्राचीन काल की तीन महत्वपूर्ण घटना थी जिससे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास हुआ है, जिसमें पहला है आरंभिक टर्शियरी काल में के दौरान प्रायद्वीपीय के पश्चिम पार्श्व का अवतलन या धंसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। टर्शियरी काल में पहला कारण था, टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप ये भारत है, इसके पश्चिम पार्श्व का अवतलन या धंसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी को सामान्यतः सममित योजना में गड़बड़ हो गई। और दूसरा कारण था हिमालय में होने वाले प्रोत्थान। जो हिमालय बन रहा था उसका जब उत्थान हो रहा था, उस समय प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन, उत्तरी भाग जो है इसका प्रायद्वीपीय भाग
उच्च भूमि का उत्तरी भाग जो था वह अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ और इसी भ्रंश द्रोणियों में नर्मदा और तापी नदी बह रही है और यह लगातार अपरदित पदार्थों से इस घाटियों को जमा कर रही है, भर रही है। और तीसरा कारण था प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के उद्विकास में। इसी काल में जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तभी प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा में ये जो उत्तर पश्चिम दिशा वाला भाग है, उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया, मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ इसका ढलान हो गया और पश्चिमी तरफ इसका अपेक्षाकृत इसकी ऊंचाई ज़्यादा थी, इसलिए ये नदियों का विकास पश्चिम से पूरब की तरफ हुआ। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदियां हैं जिसमें मुख्य रूप से गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, फिर महानदी है, नर्मदा नदी, तापी नदी, साबरमती आदि ये नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत आता है। आइए हम अपना चर्चा फिर से शुरू करते हैं, विस्तार से जानते हैं। आइए महानदी को देखते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा पहाड़ी क्षेत्र से इसका महानदी का उद्गम होता है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपनी जल विसर्जित करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन होता है। इस नदी का अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों में जबकि 47% इसका भाग उड़ीसा राज्य में जाता है। अब इसके महानदी के सहायक नदियों को देखते हैं। महानदी के सहायक नदियों में बाएं तट से आकर मिलने वाली शिवनाथ, हसदो, मंड आदि ये नदियाँ बाएं तट से आकर मिलती हैं और दाहिने तट से मिलने वाली सोंदूर, ओंग, तेल ये महानदी में दाएं तट से आकर मिलती हैं। तेंदुला टैंक एक है जो शिवनाथ नदी पर बना हुआ है। महानदी पर अगर परियोजनाओं की बात की जाए तो जिसमें हीराकुंड बांध, टिकरापाड़ा और नराज परियोजना है और महानदी के तट पर नगर में संभलपुर और कटक ये शहर महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब गोदावरी नदी को देखते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय तंत्र में सबसे बड़ी नदी है और इसे हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये बूढ़ी गंगा गलत हो गया है।
इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और यह महाराष्ट्र के दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से, जो नासिक में है, इसका उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी से होता है गोदावरी नदी का, और यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है और इसका प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों से होकर जाता है। गोदावरी नदी की लंबाई लगभग टोटल 1465 किलोमीटर है और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 3.13 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इसके जलग्रहण का 49% महाराष्ट्र में है, 20% मध्य प्रदेश में है, 20% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तथा शेष भाग आंध्र प्रदेश में, लगभग 30% आंध्र प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र इसका फैला हुआ है। गोदावरी नदी की सहायक नदियों में प्रमुख रूप से अगर बात करें तो बाएं तट से आकर जो मिलती हैं उसमें दूधना, प्राणहिता, दूधना नदी, दूधना, प्राणहिता नदी जो है वेनगंगा और पेनगंगा की सहायक धारा आकर मिलती है, जो एक प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। फिर इंद्रावती नदी, सबरी, सुलेरु और मूला नदी, यह बाएं तट से आकर मिलती है और दाएं तट से मिलने वाली नदियों में, गोदावरी नदी के दाएं तट से मिलने वाली नदियों में मूला नदी, प्रवरा, मंजरा, मानेर और किन्नारासनी नदी ये दाएं तट से आकर गोदावरी नदी में मिलती हैं। गोदावरी नदी पर अगर परियोजनाओं की बात करें तो गोदावरी नदी पर परियोजनाएं कई हैं, जिसमें डोलेश्वरम है, डोलेश्वरम बांध है, डोलेश्वरम बांध, फिर गोसी खुर्द बांध परियोजना, यह गोसी खुर्द वेनगंगा नदी पर बना हुआ है जो महाराष्ट्र में है। और जायकावाड़ी परियोजना जो महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी का उद्गम कालसूबाई चोटी के समीप होता है। पश्चिमी घाट में कालसूबाई नामक स्थान से त्र्यंबक पहाड़ी से होती हैं। अब गोदावरी नदी को मैप पर देखते हैं। गोदावरी नदी मैप पर ये रही, जो कालसूबाई त्र्यंबक पहाड़ी क्षेत्र में कालसूबाई चोटी के पास से उद्गमित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। अब कृष्णा नदी के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर चोटी के निकट से निकलती हैं। महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होती है और इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है और इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में विजयवाड़ा के समीप डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं।
कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का लगभग 27% महाराष्ट्र में 44% कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में फैला हुआ है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में अगर देखेंगे तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों में बाएं किनारे से आकर मिलने वाली नदियों में डॉन, भीमा नदी, फिर डिंडी नदी, मूसी नदी और मुनेरू नदी, यह नदियाँ कृष्णा नदी में बाएं तट से आकर मिलती हैं। और दाहिने तट से इसमें मिलने वाली नदियों में कोयना नदी, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा नदी, ये सारी नदियाँ दाहिने तट से आकर कृष्णा नदी में मिलती हैं। कृष्णा नदी पर अगर परियोजनाओं की बात करें तो कृष्णा नदी पर अनेक परियोजनाएं हैं, जिसमें शिवाजी सागर है, जो कोयना नदी पर बना हुआ है और इसकी अवस्थिति महाराष्ट्र में है। फिर तुंगभद्रा जलप्रपात जो कृष्णा नदी पर है और इसकी अवस्थिति तेलंगाना में है। तुंगभद्रा जलप्रपात की अवस्थिति कर्नाटक में है। और फिर नागार्जुन सागर बांध है, जो कृष्णा नदी पर है और इसकी अवस्थिति तेलंगाना में है। फिर हुसैन सागर जो मूसी नदी पर बना हुआ है और इसकी भी अवस्थिति तेलंगाना राज्य में है। मैप पर ये रहा कृष्णा नदी जो महाबलेश्वर चोटी के पास से उद्गमित होकर आती है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनता है। बंगाल की खाड़ी में विजयवाड़ा के समीप इसका मुहाना कृष्णा नदी का बनता है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से उद्गमित होती है और मुहाना विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश होते हुए जाती है। अब कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। कावेरी नदी को हम बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कर्नाटक के कुर्म जिले में अवस्थित है और इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। कावेरी नदी कर्नाटक के और इसकी लंबाई, कावेरी नदी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और यह 81,155 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है।
कावेरी नदी प्रायद्वीपीय की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी कावेरी नदी लगभग सालों भर बहती है, क्योंकि जो पश्चिमी मानसून से इसको गर्मी के दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून से इसे जल मिल जाता है, वर्षा जल मिल जाता है, और लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से भी इस क्षेत्र में वर्षा हो जाती है, इसलिए यह नदी सालों भर बहती रहती है। इस नदी का 3% भाग लगभग केरल में है और 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। अब कावेरी नदी की सहायक नदियों को देखते हैं। कावेरी नदियों में कई सारी सहायक नदी हैं, जिसमें हेमवती, जो बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों में हेमवती, सिमसा, अर्कावती, ये सारी नदियां बाएं तट से आकर मिलती हैं। और दाहिने तट से आकर मिलने वाली नदियों में लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णावती और नोइल। फिर उसके बाद अमरावती नदी, ये दाहिने तट से आकर कावेरी नदी में मिलती हैं। कावेरी नदी का मुहाना भी बंगाल की खाड़ी में बनता है। अगर इस पर परियोजनाओं की बात करें तो कृष्णा राजा सागर परियोजना है, जो कावेरी नदी पर है। फिर कावेरी प्रपात जो कर्नाटक राज्य में है, और होगेनकल प्रपात जो कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है। फिर स्टेनली जलाशय भी, जो मेटूर बांध का जलाशय है, यह कावेरी नदी पर ही अवस्थित है। कावेरी नदी में एक और विशेषता है कि इसमें 3 द्वीपीय पाए जाते हैं, जिसमें श्रीरंगम, फिर श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम। श्रीरंगम नदीय द्वीप है। श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम, ये तीनों नदी द्वीप कावेरी नदी में अवस्थित है। और कावेरी नदी जलग्रहण, इसके मैदानी क्षेत्र चावल के खेती के लिए प्रसिद्ध हैं।